दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग की स्टडी बिल्कुल सही चलती होगी। चलिए, आज का टॉपिक जो है मैं स्टार्ट करूं। आज की टॉपिक है मुद्रा एवं मुद्रा प्रवाह। उससे पहले जो है ना, आज मैं एक आप लोगों के लिए कुछ ये पॉइंट आपको बोलना चाह रहा हूँ। जीवन जो शेष है वही विशेष है, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। चलिए, इसी के साथ ये स्टार्ट करते हैं, मुद्रा एवं मुद्रा प्रवाह। और इससे पहले जो है ना, मुद्रा और मुद्रा प्रवाह के पहले मैं मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव के बारे में आपको बता दूं। इसमें क्या, मुद्रा इन्फ्लेशन का निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ऋणदाता पर नकारात्मक प्रभाव, सार्वजनिक नुकसान मध्यम वर्ग को। किसको होता है? मध्यम वर्ग को। आपात बढ़ने तथा निर्यात घटने के भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक खर्च तथा सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। बाजार में अनिश्चितता एवं अस्थिरता होती है। नैतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में वृद्धि दर होना। ये क्या है आपको? भ्रष्टाचार में वृद्धि दर होना। ये क्या? मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव है। मुद्रास्फीति को निरंतर करने के उपाय क्या क्या है? नई मुद्रा पर नियंत्रण, निर्गमन और नियंत्रण। साख एवं मुद्रा पर नियंत्रण रखना, ठीक ना। राजकोषीय उपाय, करों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, कर कर पर लगाना और संतुलन बजट बनाना, सार्वजनिक व्ययों में कमी। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है अन्व्यय, उत्पादन में वृद्धि, वस्तुओं का आयात और वस्तुओं पे रोक। ये हुआ आपको। और जीवन आपको तो बता दिया कि ये चीजें हैं आपको। मुद्रा पर नियंत्रण और मुद्रा पर नियंत्रण, नोट और निर्गमन पर नियंत्रण। ये क्या है? मुद्रास्फीति के कारक हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण रखने के उपाय हो गए। और इसका अगला टॉपिक आप आइए, आपको बोला मुद्रा एवं मुद्रा प्रवाह। अब ये हुआ मुद्रा और मुद्रा प्रवाह का क्या है। विनियमन क्या है? विनियमन किसी वस्तु मुद्रा के बदले कोई दूसरी वस्तु का अथवा सेवा का आदान प्रदान करना। क्या है? वस्तु विनियमन प्रणाली कहलाता है। विनियमन प्रणाली आपको प्राचीन काल में मैंने आपको बताया था, एंशियंट इंडिया में, जो आपको वैदिक काल से स्टार्ट है। वैदिक काल में जो है ना, गांव की जो व्यवस्था थी वो सामानों के बदले में अदला बदली किया जाता था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में आने पे ये जो है ना प्रचलन और भी ज्यादा मजबूत और ठोस बिल्कुल हो गया। और इसकी दूसरी पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवाओं का लेन देन होता है। वही जो आपको बोला, ये जो है ना आपकी, ये दो पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसका अगला पॉइंट आपको इसमें जो है क्या है, वस्तु वस्तु एक्सचेंज। अभी इसमें आप आ जाइए, इसकी चुनौती क्या क्या है। इसमें चुनौती है दोहरे सहयोग की कठिनाइयां। यदि एक किसान किसी चीज को, गेहूं के बदले में चीनी खरीदना चाहता है या अदला बदली करना चाहता है, तो ये बहुत दिक्कत होती है। और इसके लिए क्या तलाश किया जाएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति या व्यापारी है कि जो अदला बदली जो है ना सामान से कर सके। और इसकी दूसरी पॉइंट क्या होगा, वस्तु मूल्य मापने में कठिनाई, जैसे परस्पर गेहूं और बादाम के माध्यम विनिमय है, ठीक है। इसकी तीसरी पॉइंट आ जाएगी आपको, भावी बचत संभव नहीं। दूध, फल, सब्जी आदि खाद्य पदार्थों का भविष्य में विनियमन के लिए बचाकर नहीं रखा जा सकता है। विनियमन के लिए नहीं बचा के रखा जा सकता है। मतलब जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ का नहीं हो सकता है। दूध हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, इसका नहीं हो सकता। अब इसकी अगली पॉइंट आपको क्या है कि ये इसकी अगली पॉइंट आपको है कि भविष्य भाज वस्तुओं के विनिमय में कठिनाई। जैसे एक गाय का विनिमय कुल 4 बोरी गेहूं के है, किंतु उसका किसान में सिर्फ 1 बोरी की डिमांड है। तो 4 बोरी का जो डिमांड है, 1 बोरी का वहां डिमांड है, 4 बोरी को जो है ना एक्सचेंज करना है, तो वो नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि दिक्कत आएगी। अब इसका अगला पॉइंट है उधार के लेख में कठिनाई। यदि कोई व्यक्ति उधार उधार रखकर वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, तो उधार रखी गई वस्तुओं का भविष्य में क्या है, भविष्य में आपको ये पता लगाया जाना चाहिए कि अत्यंत कठिन है कि उसका जो है, किसी के पास कोई वस्तु आप रख के भविष्य में कि वो उसका डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, ये लगाना बहुत मुश्किल है। इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। अब इसका अगला आइए, मुद्रा क्या है।
मुद्रा इसमें क्या है, कानूनी मान्यता और समाज की मान्यता की स्वीकृति होनी चाहिए। विनिमय एक्सचेंज प्रणाली के माध्यम से मुद्रा का क्या है, विनियमन का माध्यम, मूल का मापक, मूल का मापन है भुगतानों के आधार पर, बचत के आधार पर, क्रय शक्ति के हस्तांतरण पे होना चाहिए। ये किससे, क्रय शक्ति के हस्तांतरण पे होना चाहिए। ये रह गया। इसमें अगला पॉइंट आपको है वस्तु एक्सचेंज प्रणाली में मिट्टी की मुद्रा, धातु के सिक्के, आहत सिक्के हैं, कागज, प्लास्टिक मनी है, आपको क्रिप्टो करेंसी हो गया, आपको वर्चुअल मनी हो गया, मुद्रा का मापन हो गया। किसी भी समय अर्थव्यवस्था में कुल मुद्राओं के मापने के लिए केंद्रीय बैंक कुछ मापकों का प्रयोग करता है, ठीक ना। भारत में इसके संदर्भ में 1974 में आरबीआई ने मुद्रा को मापने के लिए 4 मापक यंत्र मानक तय किया था, ठीक। मुद्रा आपूर्ति किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलित धन की कुल मात्र मुद्रा आपूर्ति कहलाता है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, भारत में मुद्रा आपूर्ति का उपयोग या उपयोग को एमओ के साथ 4 श्रेणी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, M1, M2, M3, M4 में किया जाता है। M4 में क्या वर्गीकृत, ये क्या है आपको, ये क्या है, M1 हुआ, M2 हुआ, M3 हुआ, M4 हुआ। इसमें क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, इसे मापा जाता है, ठीक ना, इसमें मापा जाता है। आपको ये हो गया। और अब जो है आपको इसमें आपको मैंने बता रहा हूं कि ये मापने का M1, M2, M3 है, हो गया, ठीक। और ये वर्गीकरण अप्रैल 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। मतलब आरबीआई के द्वारा जो है इसको परमिशन दिया गया था, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है, ये वर्गीकरण अप्रैल 1977 में, ये तो आपको पता चल गया कि 1977 में किया गया है। ये आपको ये हो गया 1977 में किया गया है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा किया गया है, ठीक। ये आपको रह गया ना। और उसके बाद अगला पॉइंट आ गया आप मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में क्या होगा, आपको मनी सप्लाई M हो गया, M1 प्लस M2 हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 हो गया, ये 4 हो गया। M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 हुआ, ये क्या हुआ, ये सप्लाई हो गया आपका, जो है ना, ये आपको तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक ना। यह आपका तीसरा पॉइंट हुआ, ठीक। और अब आपको ये 3 हुआ ना, प्लस M4 हुआ, ये आपको ये हो गया M1, M2, M3, M4, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। M1 क्या है, M1 क्या है, करेंसी। M1 हम किससे डिफाइन करते हैं, M1 किससे डिफाइन करते हैं, ये करते हैं करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड, प्लस क्या है, ये डिमांड डिपॉजिट होता है। M2 क्या होता है, M2 में आपको M1 क्या होगा, सेविंग डिपॉजिट एंड डिपॉजिट ऑफिस होगा। M3 का M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक्स होगा, ये क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। और M2 का भी क्या है, M1 प्लस सेविंग, जो बैंक में सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सेविंग डिपॉजिट किया जाता है। M4 क्या होगा, M1 प्लस ऑल डिपॉजिट्स इन, जो बोला जाए सेविंग होगा, ये क्या एक्सक्लूसिव नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट हो गया। आपको ये हो गया ना, आपको ये चीजें आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये आपको बोला ना M4, तो ये रह गया आपको ये 3 M3 है, ये आपको ये जो है ना आपको M2 M3 आपको जो है ना यहाँ पे ये मान के चलिए M3 तो मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया ना, ये M3 हो गया, M3 M4 ये हो रह गया ना आपको। यहाँ पे ये आपको 1974 में M1 M2 M3 M4 आपका ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ ये चीजें, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या वर्ड, यहाँ पे क्या ये भी बता दें क्या आपको, क्या है ये सेक्टर में कितना अर्थव्यवस्था एक्टिविटीज एक्टिव है, मतलब ये व्यवस्था जो है ना सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में कितना एक्टिव है। तो ये आपको M1 M2 M3 हुआ, M2 M1 M3 M4 ये आपका रह गया ना, आपका चारों मैंने ये किया। उसके बाद आप क्या है कि मनी, यहाँ पे क्या है M1 क्या है, मनी है, इसमें क्या है रिजर्व मनी। यहाँ पे MO, अच्छा MO का मतलब यहाँ ये क्या आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, ये लोग आप लोग याद रखिएगा। MO क्या है, मनी रिजर्व है। MO को किसे डिफाइन किया जाता है, मनी रिजर्व से किया जाता है। इसमें
हार्ड पावर्ड मनी नैतिक आधार के आदि के रूप में किया जाता है। एमओ प्रचलन में मुद्रा आरबीआई के पास बैकर्स डिपॉजिट, आरबीआई के पास अन डिपॉजिट या अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार है। ये क्या अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार है। इसके आगे क्या है, अगला टॉपिक है नैरो मनी। नैरो मनी क्या है, प्रचलन में मुद्रा बैंकिंग प्रणाली के साथ डिमांड डिपॉजिट करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स आरबीआई के पास अन डिपॉजिट M3 M2 प्लस M1 का क्या है, डाकघर बचत बैंकों में बचत राय है। ये जानना, ये क्या है, ये जमा पूंजी है। ये क्या है, ये जमा पूंजी है, याद रखिएगा लोग। M2 इजकल टू M1, ये क्या है, M2 इजकल टू M1। ये क्या है, ये डाकघर में पूंजी जो है ना, पूंजी डिपॉजिट है। उसके बाद तब आप जो है, इसके बाद है बोनोई मनी ब्रॉड जो है आपको, ये क्या M3 से ये इसका डिफाइन किया जाता है। ब्रांड मनी, ब्रोइंग मनी बोलिए, ब्रांड मनी बोलिए, ये क्या है M1 बैंकिंग प्रणाली के साथ टाइम डिपॉजिट है। ये क्या है, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सेक्टर में ये आता है आपको, बैंकिंग प्रणाली से जो है ये आपको डिपॉजिट है। M4 क्या हुआ, M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों के पास रखे सभी प्रकार के डिपॉजिट है। M4 क्या है, 3, M4 और M4 इजकल टू M3, M4 इजकल टू M3 ये आपको क्या हुआ, ये डाकघर में बचत बैंकों के पास सभी प्रकार के डिपॉजिट है, मतलब सब डिपॉजिट है, जमा राशि है, ठीक ना। उसके बाद आ गया ये आपको डिमांड डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट्स हो गया। एफडी के रूप में पैसा जमा करना, और M2 के का पैसा क्या है, एफडी के रूप में पैसा आता है, और M1 और M2 का पैसा होता है, ठीक ना। ये इसके बाद टाइम डिपॉजिट एफडी होगा। ये क्या ब्रॉड मनी क्या होगा, M2 M3 M4 होगा। ये नॉर्मल मनी MO से M1 है, M1 M2 M3 M4 का फॉर्मूला है ये, ठीक है। आपको ये आपको M2 M3 M4 आपको मैंने ये बता दिया है। तो ये चीजें जो आपकी रही ना डिफाइन, इसमें बैंकिंग और डाकघर का। उसके बाद अगला टॉपिक आप आइए, आगे आइए, आपको क्या है कि ये आपको है द सिंपल काइंड्स ऑफ द मनी एंड फॉर द सिस्टम। और इसमें क्या आता है आपको, ये क्या आता है, कम्युनिटी मनी आती है। उसके बाद आपको आता है सरकार द्वारा जारी कागजी मुद्रा, कानूनी रूप में घोषित कागजी मुद्रा कहा जाता है। ये किस में कहा जाता है, फैट मनी में बोला जाता है। फैट मनी में क्या बोला जाता है, सरकार द्वारा कागजी मुद्रा अर्थात कानूनी रूप से घोषित कागजी मुद्रा का कहा जाता है। उसके बाद से तब आपको आता है क्या है, यहाँ पे फिड्यूशरी मनी। ये क्या है, समान विनिमय के माध्यम से के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक। इसके अगले पॉइंट होता है सरकार द्वारा कानूनों के रूप में घोषित मुद्रा नहीं, अर्थात फैट मनी कहलाता है। क्या है कि सरकार द्वारा कानूनी रूप में घोषित का मुद्रा नहीं, अर्थात ये क्या कहलाता है, फैट मनी कहलाता है। परस्पर विश्वास के आधार पर निर्भर है। एग्जाम्पल के तौर पे चेक, बैंक नोट्स आदि इत्यादि हो जाती है। अब इसके आगे अब हमें पढ़ना है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का क्या है, ये एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिसमें लेन देन संबंधित सभी जानकारियों को कूटबद्ध इन क्रिप्टो तरीके से रखा जाता है। मतलब सुरक्षित, मतलब कोई जानकारी नहीं, उसको छुपे छुरा के जो बोला जाए ना, एक सीक्रेट तौर से रखा जाता है। उसके बाद तब आगे की तरफ आपको आएगा, अगला पॉइंट आ जाएगा बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, एथेरिक्स, मोनरेगा, कैश, जेट कैश आदि प्रमुख अभ्यासी मुद्रा है। ये अभ्यासी मुद्रा है, याद रखिएगा। इस मुद्रा को आरबीआई ने जो है ना अभी तक मान्यता नहीं दी है, भारत ने केंद्रीय बैंक के द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। अभी मान्यता नहीं दी गई, मगर अभी 23 में इसकी बातें उठ रही थी। 2023 में जो बोला जाए आपको क्रिप्टो करेंसी को जो है ना सरकारी तौर पे मान्यता देने का और प्रचलन में लाने के लिए। उसके बाद तब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, भुगतान संतुलन है। ये क्या, एक वर्ष की अवधि में के दौरान किसी देश के शेष विशेष के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन देनों का विवरण है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि एक साल में जो है लेन देन का सारा विवरण है। उसके बाद तब आप आ जाइए, इसके बाद अगला जो है आपको आगे की तरफ मैं आपको लेके चलूं, क्या है कि बीओपी ऑफ बैलेंस, इंटरनेशनल पेमेंट इज द सिस्टमेटिकली एंड summary record of the country economic and financial transaction with or rest of the world
ओवर ए प्राइस ऑफ टाइम। क्या है इसमें, आपको करेंट अकाउंट आ जाएगा, बैलेंस पेमेंट आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। मतलब जो रखा जाता है बाहर से, जो भी जो है ना मुद्रा जो आएगा और लेन देन होगा वो रखा जाएगा। उसके बाद करेंट, अब आगे की तरफ आ जाइए, करेंट अकाउंट में आ जाइए। करेंट अकाउंट क्या है, ये दृश्य खाता है, इसमें सब कुछ देखा जाएगा। इसमें कार, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड जो भी आप खरीदेंगे वो दृश्य खाता में आएगा। अदृश्य में क्या आएगा, इनविजिबल आएगा। इसमें क्या है कि प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिवाइडेड हो गया, ये दिखेगा ना। ये उसके बाद आइए आप इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफएफआई की, ये क्या है, आपको डोमेस्टिक गिफ्ट हो गया, ठीक ना, जैसे कोई गिफ्ट दे रहा है। लोन गवर्नमेंट आपको सीबीसी, पूंजी खाता में क्या होगा, बैंक बैंकिंग हो गया, पूंजी खाता में बैंकिंग हो गया। एनआरआई के जो खाता होते हैं वो आ जाएगा आपको। बैलेंस में आप ट्रेड, नेट आपको डिफेंस बिटवीन द इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया। इसमें क्या, बैलेंस ऑफ द ट्रेड, नेट डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया। ये करेंट अकाउंट आपको डिफेक्टेड कैपिटल अकाउंट सप्लाईज हो गया। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट रखना पड़ेगा। चालू खाता, पूंजी खाता हुआ, आपको एनआरआई खाता हुआ। चालू खाता में क्या होता है, निगेटिव घाटा ही होगा। पूंजी खाता में क्या होगा, आपको पूंजी खाता में जो है ना आपको सेविंग होगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, ओवरऑल ए टू जेड आपको ट्रेड, पेट्रोलियम मंगाने उगाने, आपको जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो है ना ये चीजें होगी आपको। अब अगला पॉइंट आपका है क्या कि चालू खाता, करेंट अकाउंट क्या है, इस खाते में कच्चे माल का निर्मित वस्तुओं के साथ, ठीक ना, वस्तुओं के साथ में किए गए सभी भुगतान और प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। ठीक, इसमें आगे की तरफ क्या है, मुख्य 3 प्रकार के लेन देन शामिल है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य लेन देन शामिल है। वस्तुओं का सेवा का आयात निर्यात होना, कर्मचारियों को विदेश निवेशों से प्राप्त आय एवं खर्चों का लेखा जोखा होता है। विदेशों से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार एवं विदेश में बसे कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली रिंकम अमाउंट राशि है। ठीक है, ये आपको किस में आएगा, चालू खाता में आएगा। अब आइए आप पूंजी खाता, ठीक ना, अब आइए आप पूंजी खाता। ये पूंजी खाता में क्या होगा, आपको विदेश में स्थित निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए किए गए सभी प्रकार के ऋण गैर निवासी द्वारा ऑपरेट शेयरों में किए गए निवेश की राशि और बचत राशि को विनिमय मतलब एक्सचेंज दर के नियंत्रण हेतु देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार है। मतलब कोई भी जो है ना विदेशी आके यहाँ पे अगर अपना निवेश करना चाह रहा है तो उससे पहले क्या है, एफडी जो है ना आपको केंद्रीय बैंक आरबीआई को रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई अपना व्यापार चालू या कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई शेयर खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाइए आप विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या है कि किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा, विदेशी परिसंपत्ति, विदेशी कंपनियों के शेयर, डिवेंचर, बांड, स्वर भंडार, आईएमएफ के पास रिजर्व कोर्स, जैसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास आपको बता दूं क्या होगा, वहां पे रिजर्व कोर्स है जिसके पास एक जो है ना हर वर्ल्ड के हर बैंक के, वर्ल्ड के हर कंट्री का जो है ना वहां पे मुद्रा जो है यूएसडी डॉलर जो है ना वहां पे मुद्रा आरक्षित कोष रखी जाती है। उसी तरह अपने देश में भी आरबीआई भी जो अपने पास जो है ना मुद्रा आरक्षित कोष जो है ना विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखवाती है। विशेष आहर अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर, मैंने अभी आपको बोला ना एसडीआर जो है रखना पड़ता है डॉलर के रूप में जो है ना गारंटेड के तौर पे भंडार का उद्देश्य, ठीक ना। मैं आपको बता दूं डीएसआर आपको बताया ना विदेशी मुद्रा भंडार में आरबीआई के पास के बॉन्ड भी रखा जाता है। स्पेशल ड्राइविंग राइट्स जो आपको एसडीआर हो गया, बॉन्ड हो गया, इसमें क्या है रिजर्व आपको एक जो बोला जाए रिजर्व कोर्स होता है उसमें रखा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य क्या है, मौद्रिक और विनियमन दर प्रबंधन हेतु निर्माताओं और प्रति समर्थन और विश्वास बनाए रखने के लिए रखा जाता है। संकट के समय या जब उधार लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है तो उस समय संकट के समाधान के लिए रखा जाता है। ठीक है आपको, तो ये हो गया। अगला आगे की तरफ जो है आपको मैं आगे ये आपको बता रहा हूँ, ये हुआ ना विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखने हेतु बाहरी प्रभाव को सीमित करता है। ठीक, आपको इसमें भारत की विदेश मुद्रा भंडार लगभग 580 बिलियन डॉलर है। ठीक ना, ये कब का आंकड़ा है, ये 2020 और 21 का आंकड़ा है। 580 बिलियन डॉलर से मगर अभी जो है आपको नियर अबाउट 6 समथिंग है। ठीक है, आपको मैं ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ।
580 तो पहले ये रहा है, अब 600 समथिंग है होगा, वो थोड़ा एक बार आप लोग देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ 600 समथिंग है। ये क्या आपका है सर्वे आपको 2020 और 2021 का है, मतलब 2020 और 21 का, 22 का भी यही था, 22 और 23 का जो है ना अभी अभी रिसेंटली आपको बढ़ा होगा, तो 6 के नियर अबाउट 6 के करीब चला गया होगा। अगर इसका एग्जाम्पल मैं अगर दे रहा हूँ, अगर 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 बोला जाए, अगर रुपए की कीमत बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारा रुपए का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रो होगा, और मार्केट में वही बल्ला जो शुरू में 12 रुपए का था, वो बल्ला जो है कीमत 12 रुपए का चाइना का है, और वही बल्ला जो अमेरिका का बोला जाए यूएसए का 28 रुपए का है, तो उनका बल्ला नहीं चलेगा मार्केट में, हमारा बल्ला चलेगा, हमारा क्योंकि हमारा पैसा जो है ना वैल्यूएट हुआ है, डिवैल्यूएट नहीं हुआ है। तो ये क्या है कि आसानी से जो है ना हमें चाइना का और यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो बल्ला है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगले आगे की तरफ आइए, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का महत्व। ये क्या है, देश के बाह्य और आंतरिक वित्तीय मुद्रा के प्रबंधन को आसानी से आ जाता है, ठीक है। डॉलर के मुकाबले रुपए का मजबूत करने का मदद करता है, ठीक है। सरकार को अपनी विदेश मुद्रा आवश्यकताओं को बाहरी ऋण दाताओं को पूरा करने के में मदद करती है। और एफडीआई आपको पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहरी कंपनी द्वारा निवेश करते हैं, उसे एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। आपको ये हुआ एफडीआई का, मैंने आपको बता दिया ना फॉरेन, और इसी में आपको एफडीआई में यही है कि जो बाहर की कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, जो आरबीआई जो एक रूल अपना रेगुलेशन जो कानून बना के रखा हुआ है, उसमें एफडी जो आपको बोला जाए जो यूएसडी हो गया और बॉन्ड जो रखा जाता है, तो ये चीजें। अब अगला टॉपिक है एफडीआई। एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यदि विदेश निवेशकों को अपने निवेश की कंपनियों को 10 या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, तो इससे वह कंपनी निर्देशक मॉडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है, और ये निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं। ये दो प्रकार के एफडीआई होता है, एक क्या होता है, ग्रीन कंपनियों की अधिग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, आपको ग्रीन फील्ड निवेश में आता है। उसके बाद संचालित मार्ग होता है, ऑटोमेटिक रेशो होता है, सरकार या आरबीआई के पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी मार्ग, गवर्नमेंट रेट, विदेशी संस्थाओं को सरकार की स्वीकृति, मतलब जो यहाँ की कंपनी होगी वो सरकार के जो है ना मार्गदर्शन पे चलेगी, मगर स्वीकृति नहीं, मगर विदेश की जो कंपनी होगी वो स्वीकृति लेगी। अब आगे का टॉपिक क्या है, ब्राउन फील्ड विदेशी निवेश। ये क्या है, आपको ब्राउन फील्ड क्या है, जब कोई विदेशी निवेश पहले में स्थगित कंपनी में ही निवेश करता है, तो वो ब्राउन फील्ड विदेशी निवेश कहलाता है। ये क्या ब्राउन फील्ड क्या है, विदेशी कंपनी जो है ना, जो स्थगित कंपनी है उसमें निवेश करता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड निवेश कहलाता है। और इसमें आता है आपका पहला पॉइंट, इसमें किसी नई संरचना का निर्माण नहीं होता, मतलब नया जो स्ट्रक्चर नहीं होता है, पुरानी जो स्थगित कंपनी है उसी को चलाया जाता है, ठीक ना, उसको उठाया जाता है, स्टेबल किया जाता है। इसमें आता है इसमें है द सर्विस सेक्टर इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट शेयर इन द एफडीआई ओवर 544 बिलियन इंडियन रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 है। सेक्टर वेयर एफडीआई डिपॉजिट, इसमें आपको क्या है, ग्लोबिंग एंड बेटिंग हो जाएगा, चिल फंड्स हो जाए, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स राइट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी आपको, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, आपको सिगरेट्स हो गए, चाय हो गए, ईटीसी, ये सब चीजें आपको आ गई, ठीक। तो ये रह गया आपका ये आगे की तरफ। और ये 2000 क्या है 20 में 2020 और 21 में केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एफडीआई के सीमा को 49 से बढ़ाकर 74%, 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया था। किसमें, रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्ट जो है ना गवर्नमेंट जो बोला जाए खुला अवसर प्रदान किया, और 49% के जगह पे 74% अनुमति दी गवर्नमेंट रक्षा क्षेत्र में। आपको रक्षा क्षेत्र में आपको जो है ना, आपको सैन्य, आपको जो है बोला जाए टेक्नोलॉजी हो गया, आपको सैन्य, परमाणु और जो जितने भी मिसाइल और ये सब आपको टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, उसमें जो है ना गवर्नमेंट ने सैन्य क्षेत्र में बिल्कुल डायरेक्ट इनको दिया कि बोला कि नहीं आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहाँ पे आपको 49 दिया जा रहा है वहां पे आपको 74 दिया दिया गया है, ठीक ना। और इसके लिए सरकार ने जो है ना सुरक्षा के लिए अपना नियम जो बोला जाए, उन्होंने एक अपना आर्टिकल्स और पूरा उन्होंने वो सब कानून और कानूनी व्यवस्था को भी उन्होंने तैयार किया। अभी देखो किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है।
याद रखिएगा। अब आगे के तरफ जो है ना आपको, इसमें अब आगे के तरफ आप आ जाइए, इसमें होगा आप अगला टॉपिक आपका होगा FII। ये क्या है? फॉरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरिजन स्टेटेड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें क्या है कि विदेशी, इसमें क्या है विदेशी संस्थागत निवेश। FII एक निवेश, ये निवेश जो है ना निधि है, ये उस देश के बाहर पूंजीकृत है, वो निवेश कर रहा है, स्थगित निवेशों के रूप में होता है। ठीक है, इसमें क्या है? कंपनी, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड शामिल है। ठीक, आपको इसमें क्या आएगा आपको FDI में जो है, आपको मैं बोलूँ इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, एंट्री एंड एग्जिट इन डिफिकल्ट्स होगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेगा, एंट्री और एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक ना, बिग सेल इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत बड़ा जो है ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट एलॉन्ग विद द फंड होगा। इसमें आपको मैंने आपको बोला FII क्या है, इसमें लॉन्ग शॉर्ट टर्म जो है ना, लॉन्ग भी होगा, शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट होगा। और इसमें क्या है, इसमें एंट्री एग्जिट और इजी होगा। एंट्री भी आप जैसे कर रहे हैं, एग्जिट भी आप कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल इजी होगा, आसान होगा, आप निकल भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपको लॉस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ तो मगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। और इसमें क्या, नो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना इसको कंट्रोल नहीं करेगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, नौकरशाह की तरफ से जो बोला जाए, आपको किसी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा इसमें।